दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है कर्नाटका बेंगलुरु। एक लड़का है ग्रीस, बीवी ग्रीस पूरा नाम है, उम्र है 27 साल। अच्छी खासी नौकरी है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की, मोटी तनख्वाह है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए अपनी रिश्तेदारी में और जो भी उनके दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, सबसे कहते हैं कि लड़के की अच्छी नौकरी लग गई है, तनख्वाह भी अच्छी है, अब हमें इसकी शादी करनी है। अगर कोई लड़की किसी की भी नज़रों में हो तो वो बताए। और जाहिर सी बात है, घर से एक बार शादी का नाम निकल जाए उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिश्ते आने लगते हैं जो लड़की वाले अपने लिए लड़का देख रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पर एक जाने माने सीनियर वकील थे, शंकर नारायण। उनकी लड़की होती है जिसका नाम है सुभा। और सुभा वहीं के एक टॉप लॉ कॉलेज है BMS, उसके अंदर वो लॉ कर रही थी। लड़के का पूरा बायोडाटा देखते हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं शंकर नारायण। और उसके बाद क्योंकि एड्रेस उनके पास था और वो एक दूसरे को जानते भी थे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आते जाते कभी मुलाकात होगी। तो वो जो ये बीवी ग्रीस लड़का था, इसके परिवार, इसके माता पिता से जाकर मिलते हैं और बोलते हैं कि आपको ग्रीस की शादी के लिए लड़की चाहिए और मेरी बेटी है, उम्र भी लगभग दोनों की मिलती जुलती है। उसकी 27 साल है और मेरी बेटी उससे थोड़ी बहुत कम है। और वो अपनी बेटी की तस्वीर उन लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो BMS लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही है लॉ की, और आपका बेटा सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। क्योंकि सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, पंडित को बुलाकर सब मैच हो जाता है। और क्योंकि दोनों ही बड़े घराने थे, पॉश कॉलोनी में इनका घर था, और जल्दी ही दोनों की बात पक्की हो जाती है। और 30 नवंबर 2003 को इनकी एंगेजमेंट सेरेमनी होती है। अब जाहिर सी बात है, जो सेरेमनी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, और जो पंडित जी निकालते हैं, 11 अप्रैल 2004 को इनकी शादी का मुहूर्त निकलता है और इनकी शादी की डेट पक्की हो जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। दिन में दोनों की कई बार बात होती है। अब एक दिन जो लड़की थी जिसका नाम था शुभा, वो अपने होने वाले पति बीवी गिरीश से कहती है कि चलो रात को डिनर पर चलते हैं। तो दोनों हंसी खुशी बिल्कुल डिनर करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। रात के करीब 9:30 बज जाते हैं और दोनों फाइनल करते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। और जैसे ही बीवी गिरीश घर की तरफ मुड़ता है, चलता है, उसी वक्त सुबह कहती है कि क्यों ना एयरपोर्ट पर जाया जाए, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर फ्लाइट ऐसी होती हैं जो टेक ऑफ करती हैं और लैंडिंग करती हैं, उनको देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ हमारे दिल्ली में भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग गाड़ी रोकते हैं और अपने बच्चों को जो फ्लाइट है उनको दिखा रहे हैं कि कैसे टेक ऑफ कर रही हैं, कैसे लैंड कर रही हैं। और उसके बाद देखते हैं, चले जाते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। तो इसी तरीके से बेंगलुरु में एयरपोर्ट है, तो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में, ये तो एक डोमेस्टिक और बाहर का सब जगह का ही है। लेकिन एक जो एयरपोर्ट होता है, जो जंगी जहाज होते हैं और जो जेट वगैरह होते हैं, तो उनका एक अलग से एयरपोर्ट होता है। तो वो ये HAL नाम से एक एयरपोर्ट है जेट का, वहाँ बेंगलुरु में। तो सुबह और बीवी गिरीश वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर वो बड़े प्यार के साथ, रात का टाइम हो रहा है, बहुत सारे जो फ्लाइट हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी टेस्टिंग होती रहती है और ट्रेनिंग होती रहती है। तो जो फ्लाइट जेट है वो वहाँ पर उतर रहे हैं और उड़ रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं। अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, करीब 9:30-10 बज रहे थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं, और वो दोनों की नज़रें एयरपोर्ट पे हैं। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे सुबह के होश उड़ जाते हैं। उसको एकदम चीख की आवाज़ आती है और बीवी ग्रीस बहुत बुरी तरह चीखता है और वो नीचे गिर जाता है। और सुबह देखती है कि उसके सिर से एकदम खून का फव्वारा छूट रहा है और बहुत तेज़ी से उसके सर से खून निकल रहा है। और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि एक काला साया है और जिसके हाथ में एक रॉड है और वो वहाँ से भाग रहा है। वो देखकर समझ जाती है कि किसी ने ग्रीस पर हमला करा है और इसके सर में डंडा मारा है या रॉड मारी है।
और वो यहाँ से भाग गया। और वो बुरी तरह से चीखती है, चिल्लाती है, जो भी उसके मुँह में आता है हेल्प माँगती है। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सब इकट्ठा हो जाते हैं, एकदम उसके पास आते हैं और आकर देखते हैं कि ग्रीस बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से तड़फ रहा है, उसके सर में बहुत तेज़ चोट लगी हुई है और सब हेल्प के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब एक भीड़ होती है तो ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं वो सब हेल्प करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ देखना चाहते हैं क्या हुआ। लेकिन इसी बीच एक आर्मी मैन होते हैं जिनका नाम है सुजेश। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच के एकदम बीवी ग्रीस को उठाते हैं और अपनी कार के अंदर उसको बिठाने की और लिटाने की कोशिश करते हैं। और वो एक बड़ा दिल दिखाते हैं कि कई बार आदमी ये सोचता है कि मेरी गाड़ी का में खून हो जाएगा, सीटें गंदी हो जाएंगी, लोग सोचते हैं ऐसी बातें भी। लेकिन जो ये आर्मी मैन थे सुजेश, ये ऐसा कुछ नहीं सोचते और फ़ौरन लोगों की हेल्प से अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर उसको लिटाते हैं और फ़ौरन वहाँ से भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो जो वहाँ पर एक मणिपाल हॉस्पिटल है, बड़ा मशहूर है, ये मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं और जाने के बाद उसको भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात इसमें ये रहती है कि जब तक ये सुजेश और सुबह दोनों बीवी गिरीश को वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं, तब तक उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि सर पर इतनी ज़ोर से वो लोहे की रॉड मारी गई थी कि सर बहुत बुरी तरह से फट गया था और खून इतना बह चुका था कि हॉस्पिटल जाते-जाते उसकी मौत हो जाती है। वहाँ से फिर जो सुबह है सब जगह फ़ोन करती है अपने घर पे, गिरीश के घर पे, सबको बताती है। सब घरवाले वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं और इसी बीच सुबह हॉस्पिटल से निकलकर जो पास में एक लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर बताती है कि मैं और मेरा होने वाला पति और हमारी जो एंगेजमेंट हो चुकी है, हम वहाँ पर एयरपोर्ट के पास गए थे और हम जो जो फ्लाइट है उनको देख रहे थे और पीछे से किसी ने उसको हमला कर दिया। शायद वो लूट-पाट के इरादे से उसने मुझ पर हमला करा, क्योंकि मैंने गोल्ड चेन पहन रखी थी और जो कानों की बाली थी, बहुत सारे गोल्ड का उसके पास सामान था। तो वो पुलिस को बताती है कि हो सकता है उन लोगों का लूट-पाट का इरादा हो, और क्योंकि जैसे ही उसको डंडा लगा, वो बहुत तेज़ चीखा और उसको देखकर मैं बहुत तेज़ चीखी, तो शायद वो घबरा कर वहाँ से भाग गए। तो आप इसकी रिपोर्ट लिखें और इस बात की का पता लगाएँ कि किसने हमला करा है और वो लोग कौन थे। ये कहकर वो वापस हॉस्पिटल आती है। अब क्योंकि सब घरवाले आ चुके थे, घरवाले सब परेशान, क्योंकि एक 27 साल का अच्छा खासा उनका लड़का जिसकी नौकरी लगी है सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की, अच्छी खासी उसकी तनख्वाह है, बड़े लोग हैं, पॉश इलाके में मकान है, और जिसकी जो शादी सगाई हो चुकी है, सेरेमनी हो चुकी है और अप्रैल में उसकी शादी है 2004 में। और मतलब एक तरीके से अचानक कहते हैं ना, एक मुसीबत आ जाना, इस तरीके से परिवार का हाल है। और वो अपना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे थे जाहिर सी बात है उसकी मौत हो चुकी थी। खैर उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर थे केन नानिया, वो ये समझ जाते हैं कि ये केस इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि जब उनको लड़की का पता लगता है सुबह का, तो वो एक सीनियर एडवोकेट थे और जो लड़का था वो भी एक अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक हाई प्रोफाइल एक कत्ल था, मर्डर था, जिसकी जांच अब के नानिया को करनी थी। और उनको पहले से इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि इस केस में आगे मेरे साथ क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है ऊपर से भी दबाव आएगा, लोगों के फ़ोन आएंगे, नीचे से भी दबाव होगा और जल्दी से जल्दी मुझे इस केस को काम करना है और जो कातिल है उनको पकड़ना है। उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि जो भी बयान थे सुबह के लिए जाने थे लड़की के, पुलिस उसको दोबारा बुलाती है और उससे पता करती है कि सही से बताओ कैसे कैसे हुआ, और वो सारी बातें दोबारा से फिर वही बताती है। तो यहाँ पर पुलिस को थोड़ा सा अजीब ये लगता है कि जिस लड़की को उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस वाले कितने भी सख्त हों और ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती, उससे पहले वो लड़की थाने पहुंच गई, और अगर वो लड़की उनको हॉस्पिटल में ही मिलती और पुलिस वहीं पर हॉस्पिटल में पहुंचती, उसके बाद भी पुलिस वाले इतनी जल्दी उसके बयान नहीं लेते, क्योंकि इस सिचुएशन को पुलिस वाले भी समझते हैं कि अभी अभी इसके जो होने वाले पति की मौत हुई है, तो वो भी कुछ घंटों का या कुछ दिन का टाइम देते हैं कोई भी पूछताछ करने के लिए। पुलिस वाले भी एक जो इमोशन है उसको समझते हैं, वो भी इंसान है।
और इतनी जल्दबाजी वो भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को ये बड़ा अजीब लग रहा था कि जिसका सबसे करीबी जो उसका होने वाला पति था, उसकी हत्या हुई है और वो बजाय हॉस्पिटल के वो पुलिस थाने पहुंच गई। खैर, अब पुलिस अपने तरीके से इसकी इंक्वायरी करनी शुरू करती है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था। उसके ऑफिस जाया जाता है गिरीश के, और वहाँ पर जाकर पता करा जाता है किसी से कोई लेन देन हो, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो। तो वो सारी चीज़ पता लगता है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, हर दिल अजीज था और उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अच्छा, अभी जो केस है 2003 का है, तो उस टाइम पर मोबाइल आ चुके थे, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे आज की तारीख में। आजकल तो बच्चों के पास ये फ़ोन है, लेकिन उस वक्त चूँकि इनकमिंग और आउटगोइंग बहुत महंगी थी, तो हर किसी पर नहीं था। लेकिन ये दोनों ही एक अच्छी खासी फैमिली से थे, तो इन दोनों के पास, सुबह के पास, क्योंकि वकील की लड़की थी, सीनियर एडवोकेट की, और लड़का तो खैर खुद खा कमा रहा था, अच्छी खासी उसकी नौकरी थी, तो दोनों के पास फ़ोन थे। पुलिस चेक करती है सारी चीज़ें, और कहीं से कोई जब उसको क्लू नहीं मिलता, और जो जो पुलिस ऑफिसर थे केनानिया, इन पर दबाव बढ़ता जाता है। अब जो पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पता कर चुके थे, अब वो फैसला करते हैं वापस क्राइम सीन पर जाने का, और जितने भी लोगों ने गवाही दी थी उनसे दोबारा से बात करने का। तो सबसे पहले जो बात करने के लिए जो इंसान था, वो आर्मी मैन मिस्टर सुजेश कुमार। सुजेश कुमार को वहाँ पर बुलाया जाता है, और वो अपना फ़र्ज़ समझकर और एक अच्छे भारतीय नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए वो थाने पहुँचते हैं, और वो उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बिल्कुल वही चीज़ बताते हैं जो उस लड़की सुबह ने पुलिस को बताई थी। कोई फ़र्क नहीं था दोनों की बात में। तो यहाँ पर पुलिस को लगता है कि इसका मतलब लड़की सब कुछ ठीक-ठाक बोल रही है और कहीं कोई ऐसी चीज़ है नहीं। लेकिन पुलिस ऑफ़िसरों के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जब कहते हैं कि सारे सवाल ख़त्म हो गए, उसके बाद भी उनके सवाल शुरू हो जाते हैं। तो जब मिस्टर सुजेश से फिर जो सारी बयान मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो पुलिस अधिकारी थे ये केनानिया, ये कहते हैं कि चलो ठीक है, सारी चीज़ आपने सही बता दी है, लेकिन कोई ऐसी अजीब चीज़ तुम्हें लगी हो जो वहाँ पर, क्योंकि तुम खुद एक आर्मी से हो, तो कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा अजीब लगा होगा या कोई ऐसी नई चीज़। तो बताते हैं कि एक ऐसी अजीब चीज़ हुई तो थी, क्योंकि उस वक्त मैंने ध्यान नहीं करा, और मुझे मेरा जो पूरा फोकस था वो उस लड़के को की जान बचाने पर था। अजीब चीज़ ये थी, जब मैं उस लड़की के पास गया और मैंने देखा कि लड़का ज़मीन पर पड़ा लेटा है, कड़ा करा रहा है, बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और मैंने भीड़ की मदद से उनको अपनी कार के अंदर लिटाया। तो मुझे लग रहा था कि जो लड़की सुबह है वो भी कार के पीछे बैठेगी, और लड़के का सर, क्योंकि सर से खून निकल रहा था, तो जाहिर सी बात है अगर उस वक्त सर पे कोई रुपट्टा बांधा जाता या कोई कपड़ा कस के बांधा जाता, तो शायद इतना खून ना बहता, शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन जैसे ही मैंने उसको पीछे की तरफ लिटाया पिछली सीट पर, तो वो लड़की सुबह मेरी साइड में आगे कार की अगली सीट पर आकर बैठ गई। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो जो उसका होने वाला पति है पीछे तड़फ रहा है, चिल्ला रहा है, और बजाय वो उसको एक हौसला देने के, या कई बार ऐसा आदमी होता है कि मुंह में पानी डाल रहा है, उसके सर को दबा रहा है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है वहाँ पर हाथ रख लेता है जिससे ब्लड ना निकले। तो इस सिचुएशन में कोई भी आदमी यही करता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं करा, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अगली सीट पर बैठ गई और मुझे गाइड करती रही हॉस्पिटल के रास्ते के लिए। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा। बाकी पुलिस ऑफिसर से मिस्टर सुजेश ने कहा बाकी आप देख लीजिए। अब पुलिस ऑफिसर जो है कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। एक तो यही थी जो सुजेश ने बताई, दूसरी ये थी कि हॉस्पिटल के अंदर उसकी लाश थी और वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। अब लेकिन उस लड़की पर हाथ डालना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े वकील की बेटी थी। पुलिस अपनी तैयारी करती है, और उसके बाद जो उसका फ़ोन था बीवी ग्रीस का और सुबह का, दोनों की जो अ, जिनसे बात हुई है, कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सअप का इतना चलन था नहीं। लेकिन मैसेज पर जो चैट हुई थी वो सारी चैट पढ़ती है, और एक डंप डाटा जिसको आज की तारीख में हम बोलते हैं, कि उस डंप डाटे को निकाला जाता है कि वहाँ पर कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे उस वक्त, जिस वक्त ये वहाँ पर हत्या हुई थी एयरपोर्ट के किनारे। तो वो डाटा निकाला जाता है। तो जब बीवी गिरीश की डिटेल को पूरी कॉल डिटेल निकलती है, तो उसके अंदर जो भी उसके बात हुई थी, तो सुबह से हुई थी या उसके ऑफिस में जो उसके बॉस थे या उसके जूनियर थे उनसे हुई थी, तो उसके अंदर कोई ऐसी खास चीज़ पुलिस को नहीं मिली। उसके बाद जब लड़की सुबह का कॉल डिटेल चेक करा जाता है,
तो उसमें देखा जाता है कि एक लड़का है जिसका नाम है अरुण वर्मा, उससे उसकी बहुत ज़्यादा बात हुई है। मतलब एक तरीके से शादी उसकी होने वाली है बीवी ग्रेस के साथ, और बीवी ग्रेस से अगर वो बात कर रही है 4 बार और 1-1 मिनट बात कर रही है, तो वो अरुण वर्मा से 10 बार बात कर रही है, और वो भी 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, कुछ इस तरीके से। मतलब उसका जो कॉल की जो ड्यूरेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि एक प्रेमी और प्रेमिका ही इतनी लंबी बात करते हैं, और दिन में कई-कई बार और बहुत-बहुत देर, काम की बात इतनी लंबी होती नहीं है। और एक लड़के और लड़की के बीच में अगर 10-10 कॉल हो रही हैं और वो भी 10-10 मिनट की हो रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये सारे जो प्रेम प्रसंग होते हैं उनमें ऐसी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पुलिस ने उसके बाद अरुण की कॉल डिटेल निकालने का फैसला करा, तो अरुण की कॉल डिटेल निकाली गई। तो बहुत करीब 3-4 नंबर ऐसे अरुण के मोबाइल फ़ोन के अंदर से निकले, कॉल डिटेल के अंदर से निकले, जो सुबह के मोबाइल के अंदर थे। मतलब जिनसे सुबह बात कर रही है उससे अरुण बात कर रहा है, और उसी वक्त में, उसी टाइम पर जिस वक्त ये हत्या हुई थी, उन नंबरों की फिर डिटेल निकाली जाती है। तो उसमें 3 नाम निकलते हैं। एक का नाम होता है दिनेश, एक वेंकटेश, और ये अरुण वर्मा था ही, सुबह थी ही। अब ये पुलिस यहाँ पर जाहिर सी बात है लड़की को नहीं उठा सकती थी, लेकिन इनको तो उठा ही सकती थी। पुलिस दिनेश को और जो वेंकटेश होता है, अरुण, इनसे पूछताछ करती है, तो पता ये चलता है कि इन दोनों का अफेयर था, और इस अफेयर की खबर वकील साहब को भी थी, यानी कि सुबह के जो पिता है उनको थी। लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं होते, और वहाँ पर अपनी बेटी के कहने के बाद भी वो उससे शादी नहीं करते, और उसका रिश्ता वो करते हैं मिस्टर ग्रीस से, बीवी ग्रीस से। तो यहाँ पर जो सुबह है वो अपने पिता से नाराज़ होती है, और वो अरुण जो कि उसका जूनियर था, उसके साथ मिलकर वो एक मर्डर का प्लान बनाती है। और दोनों का प्लान ये था कि मैं उसको वहाँ पर लेकर आऊँगी। तो ये 3 जो दिनेश था, ये अरुण का कज़न था, और दिनेश का जो वेंकटेश था, ये उसका दोस्त था। ये सब मिलते हैं, और प्लान ये बनता है किसी भी तरीके से तुम उसको एयरपोर्ट पर लेकर आओ, और वहीं पर हम उसको लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देंगे। अब इस तरीके से तीनों के तीनों, ये सारे के जो सुबह है और ग्रीस है, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, और सुबह फ़ोन करके अरुण को बताती है। अरुण फ़ोन करके दिनेश को बताता है, और दिनेश वेंकटेश को बताता है, और ये सब पहले से ही वहाँ पर इंतज़ार कर ही रहे थे। और जैसे ही नज़र उसकी फ़्लाइट की तरफ होती है, और पीछे से ये वेंकटेश लोहे की रॉड से पूरी ताकत से भर के उसके सर पर वार करता है, और एक ही वार में, जाहिर सी बात है वार इतना ज़ोरदार और ताकत से किया गया था कि उसका सिर बुरी तरह से फट जाता है, और एकदम खून का फव्वारा निकलता है। अब क्योंकि सुबह उसको देखती है, क्योंकि उसके बिल्कुल पास खड़ी है, लेकिन वो पुलिस में बयान देती है कि मैंने किसी को देखा नहीं। तो इस तरीके से ये जो कहानी थी, ये जो मर्डर मिस्ट्री थी, सामने आती है, जिसके अंदर जो चैट थी, जब पुलिस इनकी चैट पढ़ती है, तो उस चैट में अरुण ने ये लिखा था कि सब ठीक तो है ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये इस लाइन से जो पुलिस ऑफिसर थे केनानिया, इनके एक तरीके से जो सिक्स सेंस जाग जाता है कि ऐसी क्या बात है कि सब ठीक है और तुम्हें क्यों डर लगी हो। इसी चीज़ का जवाब ये अरुण दे नहीं पाता, और ये सारी कहानी सामने आ जाती है। इसमें अब देखा जाए, प्रेम प्रसंग है लड़की का, सुबह का और अरुण का, और लड़की है वकील साहब की। गिरीश का तो इसके अंदर दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है, ना ही उसकी कोई गलती है, ना ही उसका कोई कसूर है। लेकिन एक अपने प्यार के चक्कर में, जो वकील साहब को भी इस बात का पता था कि उनकी बेटी अरुण को वर्मा को पसंद करती है, एक दूसरे के बेटे को, जो अच्छा खासा 27 साल का है, अच्छी नौकरी है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, ऐसे लड़के की खामा में बलि चढ़ गई। अब इनकी जो प्रेम कथा है यहीं पर ख़त्म होगी। दोनों को जाहिर सी बात है उम्र कैद तो होगी ही होगी, अगर फांसी नहीं भी होती है, क्योंकि एक अच्छा खासा लड़का है जिसकी हत्या हुई है, और सारे सबूत, और जो मोबाइल चैट है, और जो डंप डाटा है, सारी चीज़ें, अच्छी चार्जशीट दाखिल होगी, और अच्छे तरीके से इनको सजा। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी नई सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।